Hello students, welcome to GATE Academy. So today we are going to discuss some questions of relational algebra. ना प्रीवियस सेशन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और आफ्टर देन रिलेशनल कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे. टीआरसी डीआरसी में किस तरीके से क्वारी लिखते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो एक बार चेक कर लेना भाई कि ऑडियो वीडियो आपकी तरफ सब कुछ क्लियर है, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही आप लोगों को वहाँ पे दिख रहा है, कुछ इशू तो नहीं है. चेक इट वंस, एक बार चेक कर लीजिएगा. ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके थे, मतलब कल क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था. नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है. तो देखिए, सपोज रिलेशन R1 एक R1 रिलेशन है A, B एंड द सेकंड रिलेशन इज R2 दैट इज C, D. R2 relation, let R1 and R2 be the corresponding relational instance. B is the foreign key that refers to the C in R2. ठीक है, आपके पास एक रिलेशन R1 है AB, ठीक है, एक रिलेशन R2 है CD. अब यहाँ पे B क्या है बेटा, फॉरेन की है, जो किसको रेफर कर रहा है, इट रेफर टू द C. ठीक है, जो किसको रेफर कर रहा है, C को रेफर कर रहा है. ठीक, सो व्हाट वी कैन से, कैन वी से दैट कि जो R2 टेबल है दैट इज द बेस टेबल, ये बेस टेबल है, और जो R1 है दैट इज द डेराइव टेबल, ये डेराइव टेबल है, डेराइव टेबल है. ठीक है, B फॉरेन की है, रेफर किसको कर रहा है, C को कर रहा है. If data in R1 and R2 satisfy the referential integrity constraint, कहने का मतलब क्या है कि what will be the data corresponding to the B, वो सारा डेटा C में अवेलेबल होगा तभी वो referential integrity constraint को satisfy करेगा. Which of the following is always true, हमें इसमें चेक करना है बेटा कि इनमें से कौन सा हमेशा सही होगा. Which of the following is always true, we need to check that thing. तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग. तो आपको बोला है कि पाई बी R1 मतलब कि यहां से अगर मैं B को सिलेक्ट करता हूं, पाई बी R1 मतलब कि अगर मैंने B का कंटेंट सिलेक्ट किया रिलेशन R1 में से, ठीक है, और इसमें से माइनस किया C का कंटेंट रिलेशन R2 में से, तो क्या ये रिजल्ट हमेशा फाई आएगा. तो देखिए, अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है तो B में जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट C में अवेलेबल है, तभी तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिजर्व होगी, तभी तो वो फॉरेन की है. सो व्हाट विल बी द डेटा इन B, द कंप्लीट डेटा इज अवेलेबल इन C. सपोज टू बी B में डेटा है बेटा 2, 3, B में डेटा है बेटा 2, 3, तो जो C में डेटा होगा ना, इट शुड कंसिस्ट 2, 3 और उसके अलावा इट में कंसिस्ट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. भैया 2, 3, 4 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, लेकिन उससे कम इंफॉर्मेशन नहीं होगी. तो अगर मैं 2, 3 में से 2, 3, 4 को माइनस करूंगा तो इस सेट में मुझे कुछ भी अनकॉमन मिल रहा है क्या, नहीं. तो ये रिजल्ट हमेशा फाई होगा, इज ऑलवेज फाई. सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट. हमेशा, क्योंकि फॉरेन की में से माइनस करोगे अगर आप बेस टेबल की प्राइमरी की को, तो जो फॉरेन की है वो सारा का सारा डेटा बेस टेबल की प्राइमरी की में तो होना ही चाहिए ना, मतलब सी में तो वो डेटा होना ही चाहिए, तभी तो वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करेगा. सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रिजल्ट फाई आएगा हमेशा, ऑलवेज फाई. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने पूछा था. सो इज इट क्लियर टू ऑल, एक बार अप्लाई करो कि इज इट क्लियर टू ऑल. ये क्वेश्चन क्लियर है भाई सभी को, क्वेश्चन क्लियर है सभी को. चलिए, ओके. सो नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10. चलिए, इस टाइप की क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं. एक बार आप लोग ट्राई करें कि व्हाट वुड बी आंसर करस्पॉन्डिंग टू दैट, क्या होना चाहिए. अगर आप लोगों ने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो एक बार ट्राई करें, है ना. आई विल गिव यू टाइम फॉर अ मिनट. ये मेन क्वारी है जो आपको यहाँ पे क्या करनी है, रन करनी है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वारी रिजल्ट बताइए क्या होगा. क्वारी नहीं दिख रही है, चलिए मैं लिख देता हूं इसको. A यूनियन B देर इज अ थीटा ज्वाइन विथ C, है ना. मतलब पहले A और B का, देखिए क्वेरी क्या बोल रहा है, पहले A और B का यूनियन करना है,
फिर ज्वाइन करना है सी के साथ. नाउ देयर इज अ थीटा कंडीशन. थीटा कंडीशन क्या है? A डॉट आई डी इज ग्रेटर देन 40 और C डॉट आई डी इज लेस देन 15. ये कहा है हमसे ना. सीयर. चलिए बाकी सब कंटेंट तो दिख रहा है ना. क्वेरी स्मॉल में लिखा हुआ है तो क्वेरी मैंने यहां पे लिख दिया आपको. ए का बी के साथ यूनियन करना है और उसका जो रिजल्टेंट टेबल होगा उसका सी के साथ क्या करना है बेटा? थीटा ज्वाइन करना है. एंड दैट वुड बी द थीटा कंडीशन. ए डॉट आई डी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 40 से, या फिर और सी डॉट आई डी जो है वो लेस देन होना चाहिए 50 से. पहला काम क्या करोगे बेटा? आप यूनियन करोगे ए और बी टेबल के. ए और बी टेबल का जब आप यूनियन करेंगे तो आपको एक रिजल्टेंट टेबल मिलेगी. उस रिजल्टेंट टेबल के करस्पॉन्डिंग आपको टेबल सी के साथ थीटा पे परफॉर्म करना है. थीटा पे परफॉर्म करना है. यूनियन देख लो क्या होगा. लेट्स सी व्हाट इज यूनियन. A यूनियन B. अल्टीमेटली कैन वी से दैट कि A यूनियन B परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्टेंट टेबल होगी वो A की डेफिनेशन के साथ काम करेगी ना, है ना. हम कहते हैं ना A यूनियन B जब भी हम करते हैं तो टेबल नेम भी A रहता है और जो एट्रीब्यूट नेम है वो भी टेबल A के आपको लेने हैं. ID नेम और H. सिंपली द रिजल्ट ऑफ यूनियन इज पहले 12 अरुण, 60, 15 श्रेया, 24, 99 रोहित, 11. नाउ 15 श्रेया 24 अगेन है यहां पे. सो नो नीड टू इंसर्ट अगेन क्योंकि कॉमन डेटा को बेटा हम सिंगल टाइम लिखते हैं. जतिन रिलेशनल कैलकुलस स्टार्ट होने में टाइम है बेटा. कल के जो बचे हुए क्वेश्चन से पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, फिर रिलेशनल कैलकुलस के ऊपर स्विच करेंगे. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद चालू होगा. नाउ 15 हरी 40, 25 हरी 40 ऊपर नहीं था तो 25 हरी 40 हम लोग यहां पे लिख लेंगे. नाउ 98 रोहित 20 इज द न्यू डेटा. 98 रोहित 20 is the new data. 99 रोहित 11 ऑलरेडी है. 99 रोहित 11 ऑलरेडी है तो फिर उसे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट वुड बी द रिजल्ट आफ्टर टेकिंग द यूनियन. भैया यूनियन करने के बाद ये रिजल्ट हम लोगों को क्या होगा? मिलेगा. अब हमें इसका सी के साथ क्या करना है? थीटा ज्वाइन परफॉर्म करना है. तो एक और तरीका हम सिंपल से क्या कह सकते हैं कि आइदर वी कैन डू द कार्टेशियन, और कार्टेशियन करने के बाद ये थीटा कंडीशन जितनी रो सेटिस्फाई कर रही है उतनी टपल आपकी रिटर्न होगी, कह सकते हैं ना. तो चलिए कार्टेशियन करके देखते हैं. तो अल्टीमेटली आप देखिए थीटा कंडीशन किस पे लग रहा है? ए आईडी और सी आईडी, मतलब इसके आईडी पे और सी के आईडी पे. तो अगर मैं कार्टेशियन करता हूं, यहां कितनी रो है? 1 2 3 4 5. यहां कितनी रो है? 2. तो 5 इंटू 2 10 रोज आएंगी. 10 रोज आएंगी. चलिए तो ए डॉट आई डी वहां से लेता हूं मैं और सी डॉट आई डी एक और है मेरे पास. ठीक है, ए डॉट आई डी बेटा क्या हो सकता है? 12, 15, 99, 25, 98. इन सभी का, इन सारी रोज का कार्टेशियन 10 और 19 के साथ. तो चलिए पहले सभी को 10 से कनेक्ट कर दिया. फिर अगेन सारी रोज जो है 12, 15, 99, 25, 98, इन सभी का कार्टेशियन हो जाएगा 99 के साथ. सो 99 इज हियर, हियर, हियर एंड हियर. आप कंडीशन सेटिस्फाई करवा लो. कंडीशन सेटिस्फाई करवा लो. या तो ए डॉट आई डी ग्रेटर देन 40 होना चाहिए. तो देख लेते हैं, यहां ग्रेटर देन 40 है, यहां ग्रेटर देन 40 है, यहां ग्रेटर देन 40 है और यहां ग्रेटर देन 40 है. उसके अलावा क्या बोल रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो सी डॉट आई डी लेस देन 15 होना चाहिए. सी डॉट आई डी लेस देन 15. सो हियर, 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 हियर एंड देयर. ठीक है, अब वो सारी टपल्स आपको सिलेक्ट करनी जिसपे एक भी राइट है, क्योंकि और है ना, तो एक भी राइट है तो चलेगा. सो 1 2 3 4 5 6 and 7. So your answer is 7. Your answer is 7. तो रिजल्ट में 7 रोज आएंगी बेटा. टोटल नंबर ऑफ रोज आर 7. And another point is that कि all the rows are distinct. भाई सारी रोज डिस्टिंक्ट है. अगर सिमिलर रोज होती तो फिर कम हो जाती, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा डुप्लीकेसी को एलिमिनेट कर देता है. बट कहीं पे भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है. कहीं पे भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है. So your answer is 7. Your answer is 7. Is it clear to all? Is it clear to all? Is it clear? चलिए. Now see this question. Question number
11, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बेसिकली थोड़ा सा हैशिंग जो आप पढ़ते हैं, हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर जनरली जो यूज पढ़ते हो ना हैशिंग, तो हैशिंग क्या होता है इतना अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को हम इजीली कर पाएंगे। क्या दिया हुआ है, कंसिडर अ रिलेशनल टेबल आर विथ सफिशिएंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैविंग द एट्रीब्यूट्स A1 से AN, n एट्रीब्यूट्स आर देयर। आपके पास दो क्वारी दी हुई है, एक क्वारी में हमें क्या करना है, देखिए कंडीशन, यहाँ क्वारी अगर हम नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं, क्वारी 1 पाई we need to select this attribute, condition is where AP is equals to C R, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, ये where कंडीशन है, so I want to do the searching according to this particular, भैया ये where में जो यही तो सेटिस्फाई करवाते हैं, मतलब जहां पे AP का वैल्यू C है उनकी इन एट्रीब्यूट्स को हमें रिटर्न करवाना है, ठीक है। एंड सेकंड क्वेरी कहता है पाई A1 से AP, now AP is less than equals to C1, AP is greater than equal to C1 and less than equals to C2, ये सेकंड क्वेरी है, ठीक है। अब बेटा इन दोनों क्वेरीज में आपसे पूछा है कि अगर हमें क्या करना है ना, हम कुछ एलिमेंट को फाइंड आउट या कुछ रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहां कंडीशन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ AP इज C देन वी नीड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर, और यहां पे कंडीशन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ AP इज बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज देन वी नीड टू फाइंड समथिंग, है ना, वी नीड टू फाइंड अ रिकॉर्ड। तो अब पॉइंट ये है कि हमें जो AP है उसके ऊपर इंडेक्सिंग करनी चाहिए या हमें उसके ऊपर हैशिंग करनी चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू। तो देखिए अगर क्वेरी 1 में हम बात करें, देखिए हैशिंग क्या होता है, हैशिंग थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। हम क्या करते हैं कि अगर हमें की दी हुई होती है तो हम उस की को क्या करते हैं, हैश फंक्शन में पास करते हैं। हैश फंक्शन हमें एक इंडेक्स वैल्यू देता है, उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके हम डेटा को क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से कि जो फर्स्ट क्वेरी की अगर हम बात करें बेटा, फर्स्ट क्वेरी, तो देखिए यहां पे हमें जो सर्च करना है डेटा वो एक फिक्स की के करस्पॉन्डिंग सर्च करना है। वी नीड टू सर्च ओनली करस्पॉन्डिंग टू द C, ठीक है। तो C के करस्पॉन्डिंग सर्च करना है तो हम हैशिंग कर सकते हैं कि हाँ यहां पे की हमें C दी हुई है, हम उस की को हैश फंक्शन से पास करेंगे, हमें एक हैश वैल्यू मिलेगी, वहां पे जाके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इज दैट कि जो सेकंड है, यहां पे अगर हम हैशिंग परफॉर्म करते हैं देन व्हाट विल हैपन, अब AP जो है दैट इज इन द रेंज, है ना, अगर रेंज में है तो रेंज के केस में आप लोग क्या करें, एट द प्लेस ऑफ हैशिंग यू शुड डू द इंडेक्सिंग। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग के लिए आप चाहे तो B+ ट्री यूज कर सकते हो, कोई भी ट्री यूज कर सकते हो, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी कैन से, जो हैशिंग है वो किस केस में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। सो व्हाट वी कैन से दैट योर आंसर इज C। सो 11th का रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, आपका C आ जाएगा, ठीक है। योर आंसर इज C, ठीक है। सो हैशिंग विल आउट परफॉर्म ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग ऑन Q1 बट नॉट Q2। Q2 पे भैया नहीं कर पाएगी, Q1 पे कर लेगी क्योंकि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। चलिए, सो दैट वुड बी द पॉइंट। ट्वेल्थ हम लोग TRC टपल रिलेशन कैलकुलस पढ़ लेते हैं, फिर हम इस क्वेरी पे आ जाएंगे, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, एक रिलेशनल अलजेब्रा में दिया है, एक TRC में दिया है, एक SQL में दिया है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टपल रिलेशन कैलकुलस, तो TRC पढ़ने के बाद फिर हम इस पे फोकस करेंगे। चलिए, यस, नाउ दिस इज प्योर रिलेशनल अलजेब्रा क्वेश्चन। एग्जैक्टली अमितेश, जो हैशिंग होता है इट इज परफॉर्म्ड ऑन अ पर्टिकुलर की वैल्यू, ठीक है। यू कैन डू द हैशिंग फॉर द मल्टीपल कीज, बट एक साथ नहीं कर पाओगे, उसको एक एक करके लेना पड़ेगा। मल्टीपल कीज पे कर सकते हैं, बट क्या होगा, पहले 10 के लिए सर्च करना पड़ेगा, फिर 11 के लिए, फिर 12 के लिए, अलग अलग करना होगा। रेंज वाइज पॉसिबिलिटी वहां नहीं होती। Let R and S be a two relation with the following schema। R और S आपके पास बेटा दो रिलेशन दिए हुए, ठीक है,
और उनमें कुछ इंफॉर्मेशन भी हमें दी हुई है, वेर पी क्यू इज द की फॉर बोथ द रिलेशन, रिलेशन आर के लिए भी पी क्यू की है और रिलेशन एस के लिए भी पी क्यू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज आर इक्विवेलेंट, हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन कौन सी क्वेरी इक्विवेलेंट है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू डू, तो आप यहां पे ये समझ के चलें कि आपको या तो आप दोनों टेबल में डेटा लेंगे और डेटा लेके पुट करके और सॉल्व करेंगे। अब क्या होता है कि डेटा लेके सॉल्व करना एक सही तरीका है ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, अगर आपको क्वेरी देख के कुछ लॉजिक लगा पा रहे हो या कुछ समझ में आ पा रहा है, सो इट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज यू नीड टू सॉल्व दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल से बेटा आपको करना होगा। एग्जाम्पल क्या सर, तो आर में कुछ कंटेंट लेना है, एस में कुछ कंटेंट लेना है। अल्टीमेटली वी कैन सी ऑल द क्वेरीज ऑन अ डेटा ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू पे है सारी क्वेरी बेटा, ठीक है। तो R1 R2 R3 को आप भूल जाओ या नहीं भी डेटा लोगे तो चलेगा, S1 S2 में नहीं भी डेटा लोगे तो चलेगा। अल्टीमेटली R में जो PQ है और S में जो PQ है उसमें डेटा लेना है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ PQ इज अ की फॉर बोथ द रिलेशन। तो किस तरीके से डेटा लो, कुछ ऐसा डेटा लो जो दोनों टेबल में कॉमन हो, कुछ ऐसा डेटा लो जो दोनों टेबल में डिस्टिंक्ट हो। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे आपको और फिर इन क्वेरीज को रन करना पड़ेगा और फाइनल आउटपुट देखना होगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक और तरीका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग ट्राई करें, आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। सो भाई 2-3 मिनट में, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी जाएंगे ना तो मैक्सिमम 3 मिनट, मतलब ट्रेडिशनल इन द सेंस व्हाट, कि हमने डेटा इंसर्ट किया, फिर क्वेरी रन की और फिर आउटपुट लाया और उसके बेसिस पे कंपेयर किया, तो भी मैक्सिमम 3 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा अगर तो शायद 1 मिनट में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप लोग करके बताएं, फिर मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि नॉर्मल अप्रोच क्या है और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हम सोच पाते हैं तो जल्दी कैसे रिजल्ट आता है। दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोगों को मौका देता हूं, ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। 1, 3 एंड 4 इक्विवेलेंट, ओके। चलिए, let's see how to handle such type of question. Relation R with attribute P and Q, relation S with attribute P and Q. चलिए, data is like 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 3, 5, ठीक है। What we can say here, combination of PQ should be distinct because PQ composite प्राइमरी की है यहाँ पे। तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 3, 5, 3, 3, 3, 5, तो all are distinct, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एस में कुछ कंटेंट ले सकते हैं। जो कंटेंट क्या होगा, कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो सिमिलर कंटेंट हो, कुछ कंटेंट ऐसा हो जो डिफरेंट कंटेंट हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, 1, 4 इज देयर, 1, 6 इज देयर, 2, 3 इज देयर, 2, 4 is there, 4, 4 is there, 5, 8 is there, like that, ठीक है। तो कुछ डेटा हमने सिमिलर लिया, कुछ डेटा हमने डिस्टिंक्ट लिया और इसके भी सारे कॉम्बिनेशन 1, 4, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 8 सारे हमने डिस्टिंक्ट ही लिए हुए, ठीक है। लेट्स सी कि रिजल्ट क्या आता है। फर्स्ट, आर और एस में हमें क्या करना है बेटा, नेचुरल ज्वाइन करना है। नेचुरल ज्वाइन किस पे परफॉर्म होता है, इट परफॉर्म ऑन अ कॉमन फील्ड। तो भैया आर और एस में पी क्यू दोनों ही कॉमन है, तो दोनों पे परफॉर्म होगा। तो अब आप नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करोगे तो वो क्या ढूंढेगा कि जहां रिजल्ट की मैचिंग होती है, जहां रिजल्ट की मैचिंग होती है। तो हम देख सकते हैं कि सर एक तो 1, 4 जो है, दैट 1, 4 इज मैच्ड विद दिस 1, 4, एक तो ये रिजल्ट मैच होगा। एंड हियर वी कैन से दैट दिस 2, 4 इज मैच्ड विद दैट 2, 4, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ठीक है। ये मैचिंग हुई, बस इसके अलावा और कुछ तो मैच हो नहीं रहा, इसके अलावा और कुछ तो मैच हो नहीं रहा। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी ले लो जो P में कॉमन है, Q में नहीं है। सपोज यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हमने ले ली 3, बट यहाँ ले लिया हमने 9, लाइक दैट, है ना। सो 3 इज देयर
क्योंकि इससे क्या हमें पता चलेगा कि अगर हम P पे करते हैं तो 3 है यहाँ पे, बट 3 P का डेटा मैच हो रहा है बट Q का डेटा मैच नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ दैट हमने इसको एलिमिनेट किया। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 4 दोनों मैच हो रहे हैं, 1 4 दोनों मैच हो रहे हैं, तो हमें लेना है। तो दोनों मैच होंगे तो लेना है, लेकिन अगर एक सिंगल मैचिंग होगी तो नहीं लेना है। सिर्फ जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इज देयर, 3 इज देयर, 3 का डेटा मैचिंग हो रहा है Q पे, बट हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि P का डेटा की मैचिंग नहीं हो रही है। तो दोनों मैच होंगे तो रिजल्ट लेना है, अगर दोनों में से एक भी मैच होगा तो रिजल्ट फिर हम नहीं लेंगे। चलिए, तो हमने 2 टपल यहाँ पे सिलेक्ट की। अब उनमें से इंफॉर्मेशन जो प्रिंट होगी वो कौन सी प्रिंट होगी? वो होगी प्रिंट P, और P क्या है बेटा? P है 1 and 2। सो फर्स्ट क्वेरी का रिजल्ट 1 2 आ जाएगा, फर्स्ट का रिजल्ट 1 2 आ जाएगा। बेटा P अलोन इज नॉट ए कैंडिडेट की, कॉम्बिनेशन ऑफ PQ इज अ की, है ना? तो P अलोन की नहीं है ना, ये लिखा ना वेयर PQ इज अ की, तो PQ का कॉम्बिनेशन लेना होगा। चलिए, अब सेकंड क्वेरी बेटा क्या कह रहा है पता है? पहले R में से P सिलेक्ट कर लो, तो 1 1 डुप्लीकेसी तो सिलेक्ट होगी नहीं, सो 1 2 3 ये डेटा आ गया R का। S में से हमें सिलेक्ट करना है बेटा, टेबल S में भी हमें सिलेक्ट करना है P, तो ये आ गया 1 2 4 5 3। नाउ व्हाट वी कैन से, व्हाट वुड बी द कॉमन? जो कॉमन है, क्योंकि नेचुरल जॉइन है ना, तो जो इक्वल है वो प्रिंट हो जाएगा। सो इक्वल है आपका 1 2 3, तो 1 2 3 आपका क्या हो गया बेटा? प्रिंट हो गया। तो यहां 1 2 प्रिंट हुआ, यहां 1 2 3 प्रिंट हुआ। तो व्हाट वी कैन से, फर्स्ट और सेकंड का आंसर तो डिस्टिंक्ट आ रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन सी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें 1 and 2 को इक्विवेलेंट बोल रहा है ना, तो 1 and 2 तो इक्विवेलेंट है ही नहीं। लेट्स सी अबाउट द थर्ड, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में देखते हैं। थर्ड बोल रहा है पहले PQ और दोनों रिलेशन का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों रिलेशन का इंटरसेक्शन ले लो ना PQ के ऊपर। तो ये PQ यहां पे भी, PQ यहां पे भी, तो इंटरसेक्शन में क्या आती है? जो दोनों में कॉमन टपल्स हैं। कॉमन टपल कौन सी है बेटा? 1 4 2 4 1 4 2 4। तो अल्टीमेटली यहां जो रिजल्ट आएगा इसका 1 4 2 4 आएगा, और उसमें से सिलेक्ट क्या करना है? P सिलेक्ट करना है। तो इट गिव्स यू 1 2 ओनली, इट गिव्स यू 1 2 ओनली। तो इससे क्या समझ में आया बेटा कि 1 and 3 इक्वल है, 1 and 3 इक्वल है। तो अब ऑप्शन बी में 1 and 3 इक्वल दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में 1 3 and 4 इक्वल दिया हुआ है। तो हो सकता है कि ऑप्शन डी भी हो, क्योंकि 4 भी इक्वल हो सकता है ना, तो वी नीड टू चेक फॉर दैट। चलिए, ये क्या कह रहा है? सबसे पहले जो आपकी PQ R है, R में से S को माइनस कर दो। R में से S को माइनस किया तो R की अनकॉमन टपल्स देखिएगा ध्यान से। अनकॉमन टपल्स कौन सी है? जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं ये अनकॉमन टपल्स है, क्योंकि व्हाइट वाली तो कॉमन है ना। तो हमने पहले क्या किया? सब्ट्रैक्शन किया ना, सब्ट्रैक्शन किया, इसमें से इसको माइनस किया तो अनकॉमन टपल मिली। अब हम कर क्या रहे बेटा? R में से इस रिजल्ट को माइनस कर रहे हैं, मतलब इस पूरे रिलेशन में से ये ग्रीन वाले को माइनस कर रहे हैं। तो फिर से क्या मिल जाएगा? ये जो व्हाइट सर्कल है, ये जो व्हाइट सर्कल है, और जो व्हाइट सर्कल है उसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है? P। तो अल्टीमेटली रिजल्ट फॉर दिस इज ऑल्सो 1 2। सो व्हाट वी कैन से, D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट क्लियर है भाई सभी को? किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो अप्रोच करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ऋतु कुमारी बेटा दूसरे डेटा से इक्वल आ रहा है, ऐसा नहीं है, हर डेटा के लिए इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज इक्वल फॉर एवरी डेटा। जो तुम्हारी टेबल है, चाहे वो डेटा हो, चाहे मैंने जो टेबल ली है ये डेटा हो, चाहे कोई भी डेटा हो, 1 3 4 हमेशा इक्वल आएंगे। तो जो हमेशा इक्वल आते हैं आपको वो टिक करना है। इसीलिए देखिए मैंने आपको यहां पे क्या बताया, डेटा किस तरीके से चूज करेंगे। कुछ पैरामीटर्स, कुछ वैल्यू हमने ऐसी ली जो P की मैचिंग है, Q में मैचिंग नहीं है। कुछ ऐसी ली जो Q में मैचिंग है, P में मैचिंग नहीं है। कुछ ऐसी ली जो दोनों में मैचिंग है। तो इस टाइप के अगर डेटा लोगे तो फिर कभी भी रिजल्ट गलत नहीं आएगा, कभी भी रिजल्ट गलत नहीं आएगा। ये एक तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ। दूसरा वे क्या है यहां पे इस क्वेश्चन को देखने का? देखिए, इसको सिंपली हम कह सकते हैं इट इज काइंड ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना। इसको A मान लो और इसको B मान लो, इस काइंड ऑफ A इंटरसेक्शन B। और ये लिखा हुआ है A माइनस B, ठीक है। अगर सेट थ्योरी अगर हमें पता है
वेन न्यूमैन डायग्राम अगर आपने देखा होगा, सेट थ्योरी आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, है ना। देखिए एक्चुअली ये दोनों इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेट थ्योरी। ये जो है ना रिलेशनल अलजेब्रा तो सेट थ्योरी पे डिपेंड करता ही है। रिलेशनल कैलकुलस इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ना, दैट मोस्टली डिपेंड ऑन अ प्रेडिकेट कैलकुलस, जो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, प्रीपोजिशन कैलकुलस एंड प्रेडिकेट कैलकुलस, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिलेशनल कैलकुलस में आपको मिलेंगे प्रीपोजिशनल कैलकुलस के और प्रेडिकेट कैलकुलस के, तो वो बहुत ज्यादा मतलब इंपैक्ट करता है, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो वो वाला स्ट्रॉन्ग अगर पोर्शन है ना, तो रिलेशनल कैलकुलस की क्वारी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इनमें इतना ज्यादा कहीं पे लगा नहीं अभी तक, बट अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां पे प्रेडिकेट कैलकुलस बहुत ज्यादा लगता है। तो ये तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, जो मैंने बोला था ना कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो कि थर्ड और फोर्थ तो सर फॉर्मूला ही है, ए इंटरसेक्शन बी को मैं ए माइनस बी कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू द सेट थ्योरी। तो तीसरा और चौथा तो इक्वल है, और सर ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कितनी सी देर में हो गया, मतलब मैंने 1 मिनट तो हालांकि ज्यादा बोला था, 30 सेकेंड में भी कर सकते थे यूजिंग दिस लॉजिक। बट हो सकता है कि सर एकदम क्लिक हमारे दिमाग में थोड़ी ना करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो जो अप्रोच है हम उससे कर लेंगे, जो अप्रोच है हम उससे कर लेंगे। और अगर क्लिक कर जाता है तो डायरेक्ट आंसर डी आ जाता है। तो भैया ये तो सिंपल सा हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है। मतलब अगर इस टाइप से सॉल्व करना, ये जो मैंने पहले बताया, ठीक है, वो हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हमने डीबीएमएस पढ़ा है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमें मार्क्स आ गए। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है कि उस टाइम पे हमारे दिमाग में क्लिक कर गया कि अरे यार ये इंटरसेक्शन बी और सर यार यहाँ पे तो ए माइनस बी लिखा हुआ है और ये तो इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो वो लॉजिक लगा के और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। बट अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि सर हम तो इतना सोच ही नहीं पाएंगे, उस टाइम कैसे सोचेंगे। तो हर बार हर बच्चा नहीं सोच सकता, हर बार मैं भी नहीं सोच सकता, ठीक है, हर बार कोई भी नहीं सोच सकता। बट अगर सोच लिया तो जल्दी हो गया, नहीं तो 3 मिनट में तो कर ही देंगे, ऐसा है। नाउ सी दिस, चलिए। सो यहां हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल है, देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स और एक क्वारी लिखी हुई है। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि भैया ये क्वारी जो है वो रिजल्ट क्या देगी, ये क्वारी जो है वो रिजल्ट क्या देगी। तो एक बार आप लोग पढ़े क्वेश्चन को, समझें कितना समझ में आ रहा है। करना क्या है, देखो ये रिजल्ट आएगा। क्वारी को सर क्वारी कैसे सॉल्व करें, कहां से शुरू करें, कैसे करें। देखो ब्रैकेट वैकेट सब बने हुए ना यहाँ पे, तो समझ में आ ही रहा है ना। पहले ये ब्रैकेट जो है ना ये पूरा सॉल्व करेंगे हम। ये जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस करना है एनरोलमेंट को, और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका कोर्स आईडी आपको बेटा क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। उसका कोर्स आईडी क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो सेम लॉजिक को लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन सर क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकता हूं क्या मैं, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाओगे हो सकता है कुछ गलती हो जाए, है ना। तो रिस्क नहीं लेनी है। हाँ अगर बिल्कुल 100% हो तो करो, नहीं तो फिर क्या करो, इंफॉर्मेशन को स्टोर करो, और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद जैसा जैसा क्वेरी बोलता जा रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। 2 बातें याद रखनी है, मतलब पूरे डीबीएमएस के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 बातें याद रखनी है। एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा, टीआरसी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पेशेंस बनाए रखो, आराम से जैसे सा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एट द लास्ट ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। आप सोचोगे कि देखते ही डर जाऊं मैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन, या आप सोचोगे कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है मुझे डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, या छोटा सा क्वेश्चन है मुझे डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। तो आप पेशेंस रखें और क्वेश्चन को जिस फ्लो में क्वेश्चन दिया हुआ है उस फ्लो में सॉल्व कर दो, आंसर 100% निकल आएगा। जो भी ऐसा एजम्पशंस दिए होते हैं ना इन पे, जब ये डेटा एंट्री के लिए काम में आते हैं, ये डेटा एंट्री के लिए काम में आते हैं,
जैसे लिखा हुआ है एज्यूम दैट एवरी कोर्स इज टेकन बाय एटलीस्ट वन मेल एंड एटलीस्ट वन फीमेल स्टूडेंट। भाई एक मेल भी लेना चाहिए, एक फीमेल भी लेनी चाहिए, है ना, एटलीस्ट हर कोर्स को। व्हाट डज द फॉलोइंग क्वेरी डू? क्वेरी क्लियर नहीं दिख रही है, ठीक है, ओके, आई विल राइट क्वेरी हियर अगेन। पाई दैट इज कोर्स आईडी, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, पाई कोर्स आईडी, पाई स्टूडेंट आईडी, माइनस एनरोल टेबल। देखो पहले स्टूडेंट इन्फो जो टेबल है उसमें डेटा ले लो, स्टूडेंट इन्फो टेबल में डेटा ले लो, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड सेक्स ऑफ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आईडी, नेम एंड सेक्स, 3 एट्रीब्यूट आपको दिए हुए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए। स्टूडेंट आईडी आपका प्राइमरी की हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम इज वॉट एवर, नेम पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट टाइम टू इंसर्ट दी नेम्स, है ना, कुछ भी ABCD लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कहीं क्योंकि कहीं पे भी नेम के बारे में कुछ है नहीं ना, कोई कंडीशन भी नहीं है, तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो कुछ बच्चे मेल ले लो, कुछ बच्चे फीमेल ले लो। सो मेल स्टूडेंट्स आर देयर, फीमेल इज देयर, मेल फीमेल मेल। चलिए, सो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कर दिए, यहाँ पे ले लिए। हाँ देखो राहुल, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बेटा, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इट टेक टाइम, बट ये क्वेश्चन अगर मुझे खुद को करना है सो वो इतना टाइम नहीं लेगा, है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इट टेक्स टाइम। अगर आप मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता हूँ ना, आप घड़ी में नापोगे बिना, तो 5 मिनट में मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 5 मिनट में क्वेश्चन आपको समझा सकता हूँ, तो आप 3 मिनट में तो सॉल्व कर ही सकते हैं समझने के बाद, है ना। और प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए, बट फिर भी 5 मिनट भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो 30 सेकंड में हो जाएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट आईडी, नेम, सेक्स हमने इंसर्ट कर दिया, सारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास है एनरोलमेंट टेबल, हमारे पास है एनरोलमेंट टेबल, और एनरोलमेंट टेबल में 2 है ना, एनरोलमेंट टेबल का डेटा जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, पूरा गेम उसी पे है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, ठीक। अब हमें क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट एवरी कोर्स इज टेकन बाय एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल। भैया इसमें जितने भी कोर्स है ना, वो एक मेल और एक फीमेल तो कम से कम लेनी चाहिए, कम से कम लेना चाहिए। चलिए, मैंने कोर्स आईडी लिया बेटा 10, कोर्स आईडी लिया मैंने 10, ठीक है। इसको स्टूडेंट 1 भी लेता है, इसको स्टूडेंट 2 भी लेता है, तो ये एटलीस्ट 1 मेल 1 फीमेल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब चलिए, इसको सपोज 3 भी लेता है, 3 भी लेता है इसको, और इसको लेता है 6 भी। सो व्हाट वी कैन से कि ये जो कोर्स है ये सारे मेल ने लिया है, सारे मेल ने लिया है, एक फीमेल ने भी लिया हुआ है, ठीक है। एक कोर्स 20 ऐसा ले लेते हैं जो सारी फीमेल स्टूडेंट इस 20 कोर्स को लेती है, सारी फीमेल स्टूडेंट इस 20 कोर्स को लेती है। सो ऑल द फीमेल इज 2 is there, 4 is there, and 2 is there, 4 is there, and 5 is there। चलिए, और एक मेल भी ले लेता है, क्योंकि कंपलसेशन है कि भाई एक मेल को तो लेना ही चाहिए। मेल कौन सा ले लें, 6 ले लेते हैं। चलिए, 6 ने ले लिया ऐसे, 6 इज फीमेल, हाँ 6 इज मेल, यस। सो 6 ने ले लिया, ठीक है।
सो एक कोर्स ऐसा है जो सारा मेल लेते हैं, एक फीमेल लेती है, एक कोर्स ऐसा है जो एक फीमेल लेती है, एक मेल लेता है। अब कोई कोर्स ऐसा ले लेते हैं 30 वाला जिसको सिर्फ मेल ने लिया हुआ है, 2 ने लिया, एक फीमेल ने लिया हुआ है, और एक 3 एक मेल ने लिया हुआ है, लाइक दैट। ठीक है, तो इस टाइप से आपने डेटा क्या कर लिया बेटा, इसमें इंसर्ट कर लिया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेटा इंसर्शन है ये अकॉर्डिंग टू दिस होना चाहिए। हर कोर्स को एक मेल एक फीमेल लेनी चाहिए। कुछ कोर्स ऐसे ले लिए जिसने जो सारी फीमेल ने उस कोर्स को लिया है, कुछ कोर्स ऐसे ले लिए जो किसी मेल ने लिया है, कुछ कोर्स ऐसे ले लिए जो सारे मेल ने लिया है। अब इसी के साथ डेटा इंसर्शन, पता है एक पैरामीटर और चीज पे डिपेंड करता है, वो क्या है कि ऑप्शंस क्या दिए हुए, ऑप्शंस क्या दिए। व्हाट डज द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा डू? कोर्स इन विच ऑल फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, कोर्स इन विच ऑल फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। तो अगर पहला ऑप्शन सही होगा ना बेटा, तो यहां से आंसर क्या मिलेगा आपको 20, क्योंकि 20 में सारी फीमेल स्टूडेंट ने एनरोल किया है। तो ये ऑप्शंस भी देखने हैं आपको जब आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट करें, क्योंकि अगर नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मान लो आपने ऐसा एक भी कोर्स नहीं लिया जिसमें सारी फीमेल स्टूडेंट ने एनरोल किया है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, आप जो रिजल्ट आएगा फिर वो क्या होगा हम क्लियरली नहीं कह पाएंगे। कोर्स इन विच अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, मतलब कोर्स जिसमें प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट का प्रॉपर सबसेट, मतलब सारी फीमेल स्टूडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट उसका एक प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। थर्ड कह रहा है कोर्स इन विच ओनली मेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, भैया वो कोर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट क्या है, एनरोल्ड है। कोर्स इन विच मेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, ठीक है। तो अब मुझे एक पॉइंट बताओ, ऑप्शन सी सही हो सकता है क्या कभी? ऑप्शन सी सही हो सकता है क्या कभी? बेटा स्टूडेंट नेम सिमिलर लो डिफरेंट लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्टूडेंट नेम के बारे में पूरी क्वेरी में कहीं बात ही नहीं की हुई है ना, इसलिए वहां पे दिमाग नहीं लगाना। सारे सेम ले लो डिफरेंट ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स इन विच ओनली मेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, बट यहाँ पे क्या दिया, एज्यूम दैट एवरी कोर्स इज टेकन बाय एटलीस्ट 1 मेल एंड एटलीस्ट 1 फीमेल। तो भैया एक मेल और एक फीमेल को तो लेना ही है, तो सिर्फ मेल स्टूडेंट एनरोल्ड हुए हो ऐसा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंडीशन ही लिखी है ना। अब भाई ये कंडीशन लिखी है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसने अपने ही स्टेटमेंट को, तो पॉसिबल नहीं है। चलिए नाउ सी हियर, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए द फर्स्ट टास्क, हमें फीमेल स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी, ये जो दिया हुआ है ना क्वेरी, ये जो क्वेरी दी हुई है या यहाँ पे ये जो क्वेरी लिखी हुई है, ये बोल रहा है फीमेल स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी निकाल लो, फीमेल स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी निकाल लो। चलिए इससे क्या करो, फीमेल स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी निकाल लो। फीमेल स्टूडेंट के सर स्टूडेंट आईडी है 245, 245 है, 2 है सर, 4 है सर और 5 है। बेटा इसका कार्टेशियन करना है आपको, इसका कार्टेशियन करना है आपको किसके साथ में, यू नीड टू डू द कार्टेशियन फॉर दिस विथ कोर्स आईडी, इस कोर्स आईडी से, इस कोर्स आईडी से कार्टेशियन करना है। तो कोर्स आईडी इन एनरोलमेंट, एनरोलमेंट में कोर्स आईडी क्या है 10 20 30, 3 कोर्स आईडी ना 10 20 30, 10 10 20 30, इनका कार्टेशियन कर दो, इनका कार्टेशियन कर दो। चलिए कार्टेशियन किया, सो देखिएगा नंबर ऑफ रोज जो है आपकी बेटा 210 220 230 410 420 430, ठीक है। उसके बाद 510 520 530, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है, वी कैन से दैट कि ये रहा वो रिजल्ट। इस रिजल्ट में से माइनस करना है एनरोलमेंट को, मतलब इस पूरी टेबल को माइनस करना है, उस रिजल्ट में से इस पूरी टेबल को माइनस करना है। तो इसके अनकॉमन रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, इसके अनकॉमन रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, यही तो होता है a माइनस बी, तो a का अनकॉमन पोर्शन। तो देखो 210 है क्या, 210 है क्या यहाँ पे, यस सर है, हटा दो इसको। 220 है क्या सर, 220 भी है, हटा दो इसको। 230 है क्या सर, 230 नहीं है, तो ये लेके चलना है बेटा, ये लेके चलना है, ठीक है। 410, 410 है क्या सर, 410 नहीं है, 410 410 नहीं है, तो ये लेके चलना है, ये लेके चलना है। 420 है क्या, 420 है सर, तो इसे नहीं लेना है। 430, 430 नहीं है, तो ये लेके चलना है। 510, 510 नहीं है, सो यू शुड यूज दिस, यू शुड यूज दिस।
520, 520, what about 520? Yes, 520 है तो इसको हटा दो, 520 है तो इसको हटा दो. Now 530, 530, so what we can say, 530 is not there, 530 is not there. चलिए, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 230, 410, 430 एंड 510 ये आ रहा है. ठीक है, तो 230 है सेकंड लास्ट रो में. हाँ, तो 230 में अच्छा है, ठीक है, तो फिर इसे भी हटाना पड़ेगा बेटा. यस, 230 इज इन सेकंड लास्ट रो, बिल्कुल. सो वी नीड टू एलिमिनेट दिस वन ऑल्सो, तो इसको भी हटाना है, बिल्कुल. तो इसे भी हटा दो, तो 230 भी हटेगा, सेकंड लास्ट रो में है, बिल्कुल सही बात है. तो 410, 430 एंड 530, 410, 430 एंड 530. तो अल्टीमेटली आपको जो मिल रहा है वो 4 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 5 मिल रहा है. तो भैया ऑप्शन सी तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया था. कोर्स इन विच ऑल फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड. अच्छा, इसके कोर्स आईडी चाहिए ना हमें, फीमेल कोर्स आईडी प्रिंट करवाने. तो कोर्स आईडी देख लो कौन कौन से आ रहे हैं बेटा. कोर्स आईडी है आपके पास 10, कोर्स आईडी है आपके पास 30 और कोर्स आईडी आपके पास 10. मतलब कोर्स आईडी आपके पास 10 और 30 ये दो रिजल्ट में आए. ठीक है, कोर्स आईडी 10 और 30 ये दो रिजल्ट में आए. ठीक है, अब 10 30 रिजल्ट में आ रहा है. तो 10 कोर्स कैसा है, 10 कोर्स कैसा है जिसमें कुछ फीमेल स्टूडेंट ने एनरोल्ड किया है. 30 कोर्स कैसा है जिसमें कुछ फीमेल स्टूडेंट ने एनरोल किया है, सबने एनरोलमेंट नहीं किया है. तो पहला वाला भी गलत हो गया. बचा क्या ऑप्शन नंबर बी, कोर्स इन विच अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड. कोर्स इन विच अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड. ठीक है, कोर्स इन विच अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड. हाँ, एक बार इसको देख लेना यार, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक अगर कर दी हो तो एक बार चेक कर लेना, फिर से चेक कर लो, है ना, क्योंकि वो 210 इज देयर सो यू नीड टू रिमूव दिस. ठीक है, 220 इज देयर सो यू नीड टू रिमूव दिस वन ऑल्सो. 230 इज सेकेंड लास्ट सो यू नीड टू रिमूव दिस ऑल्सो. 410 बेटा 410 नहीं था तो इसे इसलिए मैंने लिया. 420 था, है ना, ये रहा 420, तो इसको भी मैंने हटा दिया, इसलिए मैंने इसे भी हटा दिया. तो 410 हमने लिया है, रिजल्ट में 410 है, 410 लेके चले. ठीक है, 430, 430, 430 इज नॉट देयर, तो 430 भी लेना पड़ेगा. तो सेकंड 430 वाली रो आ गई आपकी. ठीक है, 510, 510, 510 नहीं है, कहीं पे भी नहीं है 510. तो 510 हमें लेना है, 510 हमें लेना है, 510 हमें लेना है. 520 इज देयर, ये रहा 520, सो जस्ट रिमूव दैट, जस्ट रिमूव दैट, इसे हटा दो. और 530 दैट इज, अच्छा ये 330 है. ठीक है, सो 530 इज नॉट देयर, तो ये लेंगे, 530 को लेना है, तो 530 भी ले लीजिए. ठीक है, अल्टीमेटली 10 एंड 30 यही रिजल्ट यही आ रहा है, 10 आ रहा है और 30 आ रहा है. चलिए, तो बी इज योर आंसर. हाँ बेटा, वही कंफ्यूजन यही होता है ना कि वो स्टूडेंट आईडी ने, ये इसको केयरफुली लास्ट में आपको स्टूडेंट आईडी नहीं कोर्स आईडी बताना है ना, तो कोर्स आईडी के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है. ठीक है, यस. चलिए, तो क्लियर है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्लियर है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. इज इट क्लियर हाउ टू अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. भैया क्वेश्चन अप्रोच कैसे होगा ये क्लियर है सभी को. एक बार रिप्लाई कर दो कि इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट, इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट. रिप्लाई वंस. चलिए, गुड, ओके. सुना, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, ये रिलेशनल कैलकुलस से रिलेटेड है, तो कैलकुलस पढ़ने के बाद इस पे आएंगे. यस यस, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा से रिलेटेड है. बिल्कुल बेटा, डेटा अगर प्रॉपर लेके करोगे ना, डेटा अगर प्रॉपर लेके करोगे तो हमेशा सही रिजल्ट आएगा. बस डेटा को कंसीडर सही तरीके से करें, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर डेटा लेंगे ना तो 100% हमेशा रिजल्ट करेक्ट ही आएगा. ठीक है, चलिए
इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, बताइए कि क्या रिजल्ट पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे। कंसिडर अ सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म A is less than equals to 100 where R is a relation with the 1000 tuples. Assume that attribute value for A among the tuples are uniformly distributed between the interval 0 to 500. Which one of the following option is the best estimation of the number of tuple returned by the given selection query? Easy है, easy है, बहुत मतलब थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, कुछ बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है। देखिए ये क्या लिखा है, A is less than equals to 100। आपको वो टपल से सिलेक्ट करनी है जहां A की वैल्यू 100 से लेस या इक्वल है, ठीक है। जो रिलेशन है उस रिलेशन में जो नंबर ऑफ टपल्स है बेटा वो 1000 टपल्स है, 1000 टपल्स है रिलेशन के अंदर, ठीक है। इन 1000 टपल्स में से आपको सिलेक्शन करना है। Assume that the attribute value for A among the tuples are uniformly distributed between the interval 0 to 500। तो हम कह सकते हैं कि 1000 टपल है और अप्रोक्सीमेटली 500 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, तो हर एक वैल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ है तो हर वैल्यू 2 बार आई होगी, हर वैल्यू 2 बार आई होगी, है ना। So which of the following is option is the best estimation of the number of tuples returned by the given selection query? Number of tuple तो कितना हुआ भैया, कितना हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली जो टपल्स यहां से सिलेक्ट होके आएंगी वो 200 टपल्स रहेंगी, 200 टपल्स सिलेक्ट होके आएंगी। सो व्हाट वी कैन से योर आंसर इज डी, योर आंसर इज डी, 200 टपल्स सिलेक्ट होके आएंगी। सो योर आंसर इज डी। सो उसने बेस्ट एस्टिमेशन ही पूछा है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है। तो 0 से 500 हमने लिया, तो अगर हर वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है तो नंबर ऑफ टपल्स जो रिटर्न होके आएंगी 100 से लेस या इक्वल, वो वी कैन से दैट इट काइंड ऑफ 200। सो डी इज योर आंसर। राहुल देव बेटा 100 क्यों भाई, 100 क्यों? क्यों? नहीं देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो। रिलेशन में तो बेटा कितने एट्रीब्यूट तो कितने भी हो सकते हैं ना भाई, रिलेशन में एट्रीब्यूट कितने भी हो सकते हैं, उसने तो सिर्फ एक पैरामीटर ए दिया है। अब सिर्फ ए रिपीट अगर हो रहा है 1 1 2 2, तो इससे ये थोड़ी ना पता चलता कि ये पूरी रो रिपीट हो रही है। यहाँ पे हो सकता है ABC हो, यहाँ पे हो सकता है DEF हो, तो भैया दोनों ही तो टपल रिटर्न होके आएगी, दोनों ही तो टपल रिटर्न होके आएगी। सो डोंट कंफ्यूज विद दैट। जीरो से 500 के बीच में वैल्यूज है ना भाई, 0 से 500 के बीच में वैल्यू इस तरीके से होगी ना, इस तरीके से होगी, 4 4 होगा, 5 5 होगा, मतलब 1000 टपल है तो हर वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि 2 बार मौका मिल रहा है ना, तो इसलिए। और टपल बात हो रही है टपल की वैल्यू की, सिर्फ एक ही अगर बोलता कि ए का कंटेंट क्या है तो ए का डिस्टिंक्ट कंटेंट 100 पे टिक करते हैं, एक के लिए 100 पे टिक करते हैं, बट वो तो टपल की बात कर रहे हैं ना, टपल तो अलग हो सकती है ना वहां पे। चलिए yes you can solve this question also. The complete question is related to the relational algebra, भैया relational algebra से related है। आपको क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा, एक B है, एक A है और एक D है, ठीक है। इसका B नेम BCT एसेट्स, A नेम B नेम बैलेंस, C नेम A नंबर, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन ये तीन आपके कॉपी में लिख लो, इन तीनों स्कीमा को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं तो क्लियरली प्रॉपरली आपको वो विजिबल हो जाएंगे सारे ऑप्शंस, ठीक है। तो ये तीन चीजें लिख लो बेटा कि एक है आपके पास रिलेशन B, उसमें B नेम BCT एसेट है, A है उसमें A नेम B बैलेंस है, C में C नेम A नंबर है। लेट ब्रांच अकाउंट एंड डिपॉजिटर बी द रिस्पेक्टिव इंस्टांस ऑफ अबाउ रिलेशन, ठीक है। assume that account and depositor relations are much bigger than the branch relation. Assume that account and depositor relations are much bigger than the branch relation, ठीक है। account और depositor relation जो है branch relation से बड़े हैं। Consider the following query. हमें C name सिलेक्ट करना है, मतलब कौन सी टेबल से, डिपॉजिटर की टेबल से C नेम सिलेक्ट, कस्टमर नेम सिलेक्ट करना है।
जहां पे ब्रांच आगरा है और बैलेंस लेस देन 0 है। अब यहां आपको ज्वाइन परफॉर्म किया हुआ है ब्रांच, अकाउंट और डिपॉजिटर में। ये बोल रहा है पहले अकाउंट और डिपॉजिटर को ज्वाइन कर दो और उसके बाद उसका ज्वाइन ब्रांच के साथ करो। इसका रिजल्ट किस क्वारी के सिमिलर रहेगा ये पूछा है आपसे। इसका रिजल्ट किस क्वारी के सिमिलर रहेगा ये पूछा है आपसे। देखिए क्वेरी थोड़ा सा द क्वेरी इज रिलेटेड टू द समहाउ ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड दिया हुआ है ना, तो उस चीज को भी फोकस में रखेंगे। एग्जैक्टली आपसे पूछा वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी इज द मोस्ट एफिशिएंट वर्जन ऑफ द अबाउ क्वेरी। तो भैया 4 क्वेरीज है यहाँ पे, कौन सा मोस्ट एफिशिएंट वर्जन है, दैट वुड बी द क्वेश्चन। कौन सा मोस्ट एफिशिएंट वर्जन है, दैट वुड बी द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ था क्या, कि assume that account and depositor relations are much bigger than the branch relation. Account and depositor relations are much bigger than the branch relation. ठीक है, तो अकाउंट और डिपोजिटर जो है वो बिगर है एज कंपेयर टू द ब्रांच रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट और डिपोजिटर के बीच में पहले आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो। तो आप 2 लार्जर टेबल को ज्वाइन कर रहे हो, 2 लार्जर टेबल को ज्वाइन कर रहे हो तो रिजल्ट भी लार्जर मिलेगा, रिजल्ट लार्जर मिलेगा। ठीक है, सो इसको ऑप्टिमल तरीके से करने के लिए हम लोग क्या करें, व्हाट वी कैन डू, वी नो दैट कि ब्रांच इज अ स्मॉलर टेबल, तो ब्रांच और अकाउंट के बीच में पहले ज्वाइन कर दें तो क्या होगा, रिजल्ट स्मॉलर मिलेगा, और उस स्मॉलर रिजल्ट के साथ फिर डिपॉजिटर को ज्वाइन कर दे तो रिजल्ट स्मॉलर होगा। तो टाइम कम कहां पे लगेगा, अकाउंट और डिपॉजिटर को ज्वाइन करने में टाइम कम लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों टेबल क्या है, लार्जर टेबल है, दोनों टेबल्स क्या है, लार्जर टेबल है। और ब्रांच जो है वो कौन सी टेबल है बेटा, आपकी स्मॉलर टेबल है। ब्रांच जो है वो कौन सी टेबल है बेटा, आपकी स्मॉलर टेबल है। तो स्मॉलर टेबल को हम ज्वाइन करेंगे, स्मॉलर टेबल को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी कम करने पड़ेंगे। इसी के बाद एक पॉइंट, एक टॉपिक मेरे को आपको पढ़ाना है, नेस्टेड लूप ज्वाइन क्या होता है और ब्लॉक नेस्टेड लूप ज्वाइन क्या होता है ना, तो वो इसी से रिलेटेड है। हालांकि वो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द व्हाट वी कैन से ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, बट बहुत पहले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उस पॉइंट पे, तो एक बार हम उसको पढ़ जरूर लेंगे। ठीक है, बाकी पिछले 10-15 सालों से तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उसके पहले जरूर आए थे। देखिए, तो अब इसी पैरामीटर को, यही पैरामीटर को ध्यान में रख के हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा ब्रांच और अकाउंट के बीच में क्या हो रहा है, ब्रांच और अकाउंट के बीच में क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है ना। तो स्मॉलर टेबल को हम लार्जर टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं तो स्मॉलर रिजल्ट ही मिलेंगे हमें, और फिर इस रिजल्ट को हम इससे ज्वाइन कर रहे हैं। सेकंड क्वेरी में क्या कर रहा है, अकाउंट और डिपॉजिटर, मतलब 2 लार्जर टेबल पे ज्वाइनिंग परफॉर्म कर रहा है, 2 लार्जर टेबल पे ज्वाइनिंग परफॉर्म कर रहा है। सो व्हाट वी कैन से कि 2 लार्जर टेबल पे ज्वाइन परफॉर्म करने से बेटर है कि आप क्या करें, स्मॉलर टेबल के ऊपर ज्वाइन करें। ठीक है, एंड द सेम कॉन्सेप्ट इन सी एंड डी इज ऑल्सो। तो सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि ए गिव्स यू द मोस्ट एफिशिएंट वर्जन, ए इज द मोस्ट एफिशिएंट वर्जन फॉर द योर क्वेरी। ठीक है, तो बाकी आउटपुट क्या है और सब चीजों से मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आउटपुट का है ही नहीं, क्वेश्चन आउटपुट का है ही नहीं, क्वेश्चन है कि कौन सा मोस्ट एफिशिएंट वर्जन है इस स्पेसिफिक क्वेरी का। Okay, this question is also will discuss after TRC DRC के बाद पढ़ लेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को भी related to that है। yes this question you can solve now, है ना, ये कर सकते हो आप, that is related to the relational algebra only, relational algebra से related है। We have a relation R, we define R1 R2 and there is a star का मतलब क्या है, where star denotes the natural join, star natural join को denote करता है। Given that the decomposition of R into R1 and R2 is lossy, चलिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया अपना किसका, नॉर्मलाइजेशन का, तो रिकॉल भी हो जाएगा भाई, नॉर्मलाइजेशन भी रिकॉल हो जाएगा। ठीक है,
विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर R को आपने डिकम्पोज किया है बेटा R1 R2 में, ठीक है, और अगर ये डिकम्पोजिशन लॉसी है तो इनके बीच में जब आप ज्वाइन करोगे तो S में नंबर ऑफ टपल्स क्या होंगी? S में नंबर ऑफ टपल्स क्या होंगी? मोर देन R होगी। S में नंबर ऑफ टपल्स क्या होंगी? मोर देन R होगी। नंबर ऑफ टपल्स इन S इज मोर देन R, यस और नो? R1 R2 डिकम्पोजिशन लॉसी है, और लॉसी डिकम्पोजिशन को हम जब भी ज्वाइन करते हैं तो एक्स्ट्रा टपल्स हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड स्पूरियस टपल्स। तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ टपल्स इन S is more as compared to number of tuples in R, number of tuples in R। इसी पॉइंट पे आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो व्हाट वी कैन से कैन वी से दैट R is a subset of S, R is a subset of S। R में नंबर ऑफ टपल कम है ना, S में ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ज्वाइन करने के बाद स्पूरियस टपल्स आ गई। तो R is a subset of S, so C is your answer, C is your answer, C is your answer, yes or no? That point is clear? भाई ये पॉइंट क्लियर है? Why C is your answer? चलिए, now the next is 21। करिए इस क्वेश्चन को, पढ़िए एक बार। Let R be a relational instance with schema R दिया हुआ है आपको। Consider the two relations R1 and R2 और उनका कंटेंट भी दिया हुआ है। नेचुरल जॉइन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन है पूछा हुआ आपसे। सो सिंपली कॉपी पेन उठाओ और जैसा जैसा बोलता जा रहा है ना वैसा वैसा लिखते जाओ और ऑपरेशन कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, इज समहाउ इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को करके। कुछ मिसिंग होगा तो ऑटोमेटिकली आंसर ही नहीं आएगा हमारा, तो पता चल जाएगा क्या मिसिंग है। लेट्स सी। R1 विथ AB, टपल से 1 5 3 7। R2 विथ AC and 1 7 4 9। Assume that relation R is the natural join of R1 R2। बेटा आपको इन दोनों के बीच में नेचुरल ज्वाइन करना है। नेचुरल ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो उसको क्या बोल रहा है? R बोल रहा है। चलिए मैं रिजल्ट यहां लिख देता हूं, नेचुरल ज्वाइन का R। सो नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो जो कॉमन टपल है वो सिंगल टाइम आती है, तो A एक ही बार आया, A B C। दोनों टेबल्स A से ज्वाइन होगी, सो 1 से 1 ज्वाइन हो गया, 1 से 1 ज्वाइन हो गया ना। सो 1 then what we can say? 1 B is 5 and C is 7। 1 5 7 is there। now there is 3। बस ये किसी से ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। एक ही टपल आ रही है फिर तो। समथिंग इज मिसिंग यार, बिल्कुल। विथ टपल 1 5 3 7 एंड इसके बाद एक टपल और है। कौन से ईयर का क्वेश्चन है बेटा ये? 2000। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। डेटा मिसिंग, जस्ट अ मिनट, विल चेक। बुक में देखो एक बार, बुक में क्या लिखा हुआ है। नहीं, डेटा मिसिंग नहीं है, क्वेश्चन गलत है। यह नेचुरल ज्वाइन नहीं है, ये
ये फुल नेचुरल आउटर जॉइन है, फुल आउटर जॉइन है, ठीक है। तो आपको करना आउटर जॉइन है, ठीक है। यू नीड टू डू द आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन करना है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में जो क्वेश्चन आया हुआ है फुल आउटर जॉइन का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। अब हम नेचुरल जॉइन से करते हैं, देखते हैं अगर नेचुरल जॉइन दे के रिजल्ट पूछा है तो वो भी देख लेते हैं, और गेट के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो दोनों से करके देख लेते हैं। तो पहले नॉर्मली देखते हैं कि ऑप्शन जो है हमें अगर मिल रहा है तो ठीक है। रिजल्ट ये है 157। 157 कौन सी वाली रो है बेटा? 157 इज ई, यस दिस इज रो, ओके। सो आर कंटेंट ओनली ई, आर कंटेंट ओनली ई, डी इज योर आंसर। इस केस में तो डायरेक्ट डी आंसर कह सकते हो, ठीक है। अब जो आप बोल रहे हो ना डेटा मिसिंग, वो गेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो डी ले लेंगे हम, इसका आंसर हम डी ले लेंगे, ठीक है। अब जो गेट का क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है फुल आउटर जॉइन, ठीक। तो फुल आउटर जॉइन क्या करता है बेटा? या गेट के क्वेश्चन में फुल आउटर जॉइन दिया है। तो अगर सिर्फ नेचुरल जॉइन है तो आंसर आपका डी आ जाएगा, ठीक है। अगर नेचुरल जॉइन है तो आंसर आपका डी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गेट क्वेश्चन वहां पे फुल आउटर जॉइन लिखा था, तो जो मैच्ड रो है बेटा वो तो प्रिंट हो जाएगी। अब अनमेच्ड रो ऑफ बोथ दी टेबल प्रिंट करनी है, तो फर्स्ट टेबल की अनमेच्ड रो कौन सी है? 3 7, तो सी में क्या आ जाएगा? नल। और R2 में क्या है? 4 9, तो A में 4 बेटा और C में 9, तो B में क्या आ जाएगा? नल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर फुल आउटर जॉइन दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको 157 एक तो E मिल रहा है, 3 7 नल F मिल रहा है, और 4 नल 9 G मिल रहा है। तो R कंटेंट E F G बट नॉट A B, तो C इज योर आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दैट C इज योर आंसर, बिल्कुल एग्जैक्टली अमितेश। इफ नेचुरल जॉइन देन ऑप्शन डी, फुल जॉइन देन ऑप्शन सी। और गेट एग्जाम में जो आया था वो फुल आउटर जॉइन आया था, तो उस गेट क्वेश्चन का आंसर सी है, ठीक है। हम जो भी फिर चेंजेस करेंगे तो हमारे आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। चलिए नाउ सी हियर द क्वेश्चन इज देन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। A relation R in a relational database has a 1200 tuples. The attribute A has the integer value ranging between 6 to 20 and the attribute B has an integer value ranging from 1 to 10. Assume that the attributes A and B are independently distributed. देखिए ये है probability का क्वेश्चन, ये है probability का क्वेश्चन, क्योंकि नाम सिर्फ इतना सा लॉजिक के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी पूरा probability based क्वेश्चन है। A and B are independently distributed. The estimated number of tuples in the output of this, ठीक है। तो अब क्या होता है पता है, मतलब प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है, प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो किसी भी क्वेश्चन में आ जाती है, जो किसी भी क्वेश्चन में आ जाती है। बता, तो प्रोबेबिलिटी के साथ यही है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट है ना, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, उसको प्रोबेबिलिटी अपने आप में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि हर चीज की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। ऐसा होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या दिया है बेटा, लॉजिक देखिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, आपको बताना है कि टोटल 1200 टपल्स है आपके पास, अगर ये हम परफॉर्म करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ टपल्स कितनी होती है। तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है, या तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। a की वैल्यू जो बेटा आपको सिलेक्ट करनी है वो आपको कहां से सिलेक्ट करनी है, आपको 6 से 20 के बीच में सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और वो बोल रहा है b का वैल्यू 18 होना चाहिए, b का वैल्यू 18 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में और कंडीशन लगी है, और जो b की वैल्यू है वो कहां से सिलेक्ट कर रहा है, 1 से 20 के बीच में सिलेक्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ कि b को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई। तो a की वैल्यू है ना, सिंगल वैल्यू इज देयर, डिवाइडेड बाय व्हाट वी कैन से, कैन वी से दैट कि 1 डिवाइडेड बाय टोटल, ये क्या है, जो पॉसिबल आउटकम जो हमें चाहिए, टोटल कितने हैं, 20 है। तो 1/20 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यस और नो। 1/20 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यस और नो।
इज 1/20, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/20। ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 10। तो भैया 11 से 20 तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 वैल्यूज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए की कंडीशन, ए कंडीशन की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए कंडीशन की सही होने की प्रोबेबिलिटी है 10 बाय टोटल वैल्यूज 15, इतनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हम बोले कि दोनों कंडीशंस की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो व्हाट वी कैन से 10/15 मल्टीप्लाई बाय 1/20, ये दोनों के सही होने की प्रोबेबिलिटी है। हमें यहां और दिया हुआ है, हमें यहां और दिया हुआ है, मतलब वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। भाई ए और बी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के ऑकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी, यही करते हैं। चलिए इससे पी ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। सो 10/15 प्लस 1/20 माइनस 10/15 मल्टीप्लाई बाय 1/20। सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। बस इसका आंसर आ गया, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, ये रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 10/15 प्लस 1/20 माइनस 10/15 इंटू 1/20, कैलकुलेट इट। टेन बाई 14 क्या होगा भाई, 6 से 20 तक है ना, काउंट करना 6, 7, 8, 9, 10, 11, या 20 माइनस 6 इज 14 प्लस 1 15, वैसे भी कर सकते हैं ना मैथमेटिक्स। 20 माइनस 6, टोटल नंबर 6 से 20 तक कितने होंगे, 20 माइनस 6 14 प्लस 1 15, या उंगलियों पे कर लो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कर लो, टोटल 15 ही आएंगे, 14 नहीं आएगा। बेटा एग्जैक्ट पॉइंट डेसिमल में वैल्यू कितनी आ रही है मुझे वो निकाल के बता दो, कितना आ रहा है, 0.6833, ठीक है 0.6833। तो भैया इस कंडीशन की सही होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो टपल कितनी आएगी सर, 1200 टपल है, 1200 है, मल्टीप्लाई बाय 0.6833, बस दैट वुड बी द नंबर ऑफ टपल्स। अप्रॉक्सीमेट जो आ रहा है वो आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिख दीजिएगा कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 1200 का मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, आई थिंक 820 आएगा, 820 आएगा, 820 इज योर आंसर, 820 इज योर आंसर, ठीक है। सो दैट इज द वे, दैट इज द वे। तो पूरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, पूरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। Okay, now see, yes, see this question. ये भी प्रीवियस ईयर 21 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। What this query does, एम्प्लॉय एज के बीच में आपको क्या करना है, थीटा जॉइन परफॉर्म करना है। एम्प्लॉय एक टेबल है, एज इज ग्रेटर देन एज 1, भैया एक ही टेबल का वर्चुअल क्रिएट किया हुआ है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। चाहे तो डेटा लेके कर सकते हैं, चाहे तो डेटा लेके कर सकते हैं। 500 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड दिए हुए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 रिकॉर्ड को लेके भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो द फॉलोइंग रिलेशनल रिकॉर्ड एज ऑफ 500 एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वेयर एम्प्लॉय नंबर इंडिकेटिंग द की हियर, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन। व्हाट डज द फॉलोइंग क्वेरी जनरेट, भैया क्या करेगा ये क्वेरी, क्या जनरेट करेगा। सो एम्प्लॉय एज लेनी है आपको, एम्प्लॉय नंबर एंड एज। सेम एम्प्लॉय एज को हमने वर्चुअल उसका क्रिएट किया, एम्प्लॉय नंबर 1 एंड एज 1, ठीक है। सो एम्प्लॉय नंबर इज द प्राइमरी की, 4 एम्प्लॉयज आर देयर, सेम 4 एम्प्लॉयज आर हियर, ठीक है।
सेम 4 एम्प्लॉयज आर हियर। एज क्या हो सकती है एम्प्लॉयज की, तो 500 एम्प्लॉयज है ना, एज पे कोई रिस्ट्रिक्शन दिया है क्या, नहीं, मतलब एज सेम भी हो सकती है, डिस्टिंक्ट भी हो सकती है। चलिए एम्प्लॉय की एज है 10, 20, 30 और सपोज टू बी 130, वन मोर 30 इज देयर, 10, 20, 30, 30 इज देयर। लेट्स सी क्या ये रिजल्ट हमें देता है। हमें परफॉर्म करना है थीटा जॉइन दोनों के बीच में, जहां पे एज की बात करें, एज इज ग्रेटर देन एज 1। तो भाई 10 किसी से ग्रेटर है क्या, 10 किसी से ग्रेटर है क्या, नहीं सर, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। 20 किसी से ग्रेटर है, यस सर 20 इज ग्रेटर देन 10, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। 30 किसी से ग्रेटर है क्या, यस सर 10 और 20 दोनों से ग्रेटर है, ये भी सिलेक्ट होगा। 30 किसी से ग्रेटर है क्या, यस सर 10 और 20 दोनों से ग्रेटर है, तो ये भी सिलेक्ट होगा। तो फाइनल आउटपुट में आपके पास एज आएगी एक 20 और एक एज आएगी 30। तो कैन वी से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज whose age is not the minimum। फाइनली क्योंकि एम्प्लॉय नंबर सिलेक्ट करना है ना, तो 20 और 30 के करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय नंबर क्या है, 2, 3, 4, तो ये रिजल्ट हमें सिलेक्ट होके आएगा। पर पहला वाला एम्प्लॉय नंबर 1 सिलेक्ट होके नहीं आएगा। तो व्हाट वी कैन से, इट गिव्स यू द एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज whose age is not minimum। तो जिसका एज मिनिमम नहीं है वो रिजल्ट में हमें मिल जाएगा, वो रिजल्ट में हमें मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिलेशनल अलजेब्रा से रिलेटेड पूछे जाएंगे, है ना। तो आप सभी को करना है फोकस इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम एक दो टेबल को जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो वो ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं हम और फिर रिलेशनल कैलकुलस भी स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, नेस्टेड लूप ज्वाइन, एक होता है बेटा नेस्टेड लूप ज्वाइन, ठीक है। नेस्टेड लूप ज्वाइन होता है मतलब जब हम ज्वाइनिंग परफॉर्म करते हैं ना, तो एक होता है, एक हम नेस्टेड लूप ज्वाइन यूज कर सकते हैं, एक और होता है जैसे सिंपल नेस्टेड लूप ज्वाइन, और एक होता है ब्लॉक नेस्टेड लूप ज्वाइन, ठीक है। सो अल्टीमेटली नेस्टेड लूप ज्वाइन के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहला फर्स्ट देखिए, नेस्टेड लूप ज्वाइन के अंदर क्या किया जाता है, जब हमें दो टेबल्स को ज्वाइन करना होता है ना। ज्वाइनिंग हमने पढ़ा, नेचुरल ज्वाइन इज देयर, थीटा ज्वाइन इज देयर, बहुत सारे टाइप के ज्वाइन है। तो ज्वाइन हम लोग जो करते हैं, नेस्टेड लूप ज्वाइन हम किस तरीके से करते हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा कि हाउ वी कैन डू। आपके पास एक टेबल है, सपोज वी हैव अ टेबल T1 एंड देयर इज अनदर टेबल, सपोज आई एम हैविंग अ टेबल T2। टेबल T1 में कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। टेबल T1 में कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, टेबल T2 में कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। टेबल T2 में कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक। नेस्टेड लूप ज्वाइन क्या कहता है, नेस्टेड लूप ज्वाइन क्या कहता है, इट सेज दैट कि सबसे पहले आप, ये आउटर है, ये आउटर टेबल मान लो, ये आउटर है और ये इनर है, ठीक है। सो हम जो सर्चिंग करेंगे या जो ज्वाइनिंग करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आउटर टेबल की एक रो को इनर टेबल की सारी रो से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये परफॉर्म हुआ, फिर इसकी सेकंड रो चूज करते हैं और उसको सभी से ज्वाइन करते हैं। बोले आप बोलोगे सर यही तो कर रहे थे हम अभी तक, हाँ बिल्कुल यही कर रहे थे। कि हम क्या कर रहे थे, जब भी मैंने आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, मैंने यही किया था ना, मैंने इसकी एक रो लिया था और इन सभी से ज्वाइन कर दिया था, फिर सेकंड रो लिया था फिर सभी से ज्वाइन कर दिया था, थर्ड रो लिया था फिर सभी से ज्वाइन कर दिया था। हाँ सर यही किया था हमने एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो बेटा इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप ज्वाइन, इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप ज्वाइन, ठीक है। तो वही हो रहा है ना, नेस्टिंग ऑफ लूप है। आप सिंपल सा फोर लूप समझो, दो फोर लूप है आपके पास में, एक आउटर लूप एक इनर लूप। आप क्या करते हो, आउटर लूप की एक सिंगल वैल्यू के लिए अंदर का जो फोर लूप होता है उसको पूरे को एग्जीक्यूट कर देते हो। तो वही काम हमने यहां पे किया, आउटर की एक सिंगल वैल्यू के लिए इनर पूरा फोर लूप एग्जीक्यूट कर दिया। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस जॉइन इज लाइक अ नेस्टेड लूप जॉइन, इसलिए इसका नाम नेस्टेड लूप जॉइन रखा, इसलिए इसका नाम नेस्टेड लूप जॉइन रखा, ठीक है। कि एक टपल बाहर से सिलेक्ट करो, उसके लिए पूरा
अंदर का जो T2 है उसको आप एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेबल T1 भी कहां पे स्टोर है सर, मेमोरी में स्टोर है, बिल्कुल। टेबल T1 मेमोरी में स्टोर है, यस सर। टेबल T2 कहां पे स्टोर है सर, ये भी मेमोरी में स्टोर है। सो दोनों टेबल मेमोरी में स्टोर है, हाँ। दोनों टेबल को स्टोर करने के लिए मेमोरी के कुछ ब्लॉक्स लगेंगे, दोनों टेबल को स्टोर करने के लिए मेमोरी के कुछ ब्लॉक्स लगेंगे, यस सर। तो देखिए फर्स्ट टेबल T1 ये मेमोरी में स्टोर है, और इसको स्टोर करने के लिए, इस पूरी टेबल को स्टोर करने के लिए जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगे हैं, कुछ ब्लॉक्स लगे हैं, सपोज टू बी द नंबर ऑफ blocks आर ए ब्लॉक्स में हमने टेबल T1 को स्टोर कर दिया, ठीक है। देयर इज अनदर टेबल T2, उसको भी मेमोरी के नंबर ऑफ ब्लॉक्स कुछ लगे होंगे। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स जरूरी तो नहीं है दोनों टेबल को सेम लगेंगे, कोई टेबल भाई बड़ी हो सकती है, कोई टेबल छोटी हो सकती है। तो इसको स्टोर करने के लिए जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगे वो लगे B, ठीक है, वो लगे B, ठीक। अब हम कर क्या रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, या कितने नंबर ऑफ ब्लॉक, अगर आता है कि नेस्टेड लूप ज्वाइन है, हाउ मेनी ब्लॉक्स वी नीड टू एक्सेस, नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेस, ये निकालना है, कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे नेस्टेड लूप ज्वाइन के केस में। तो हम क्या कहते हैं कि इसकी फर्स्ट रो, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहले वाले में नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो सर नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, कितनी ले, चलिए हम ले लेते हैं सर, नंबर ऑफ रोज आर R1 रोज है यहाँ पे। सेकेंड में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज जो है वो R2 है। हमें नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस देखने की, टोटल ब्लॉक एक्सेस कितने होंगे। तो मुझे बताओ इसकी फर्स्ट रो के लिए, T1 की फर्स्ट रो के लिए मुझे T2 में कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, T1 की फर्स्ट रो के लिए मुझे T2 में कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, T1 की फर्स्ट रो के लिए मुझे T2 में कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, T1 की फर्स्ट रो के लिए मुझे T2 में कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, टेल मी। कैन वी से दैट कि वी नीड टू एक्सेस B ब्लॉक्स, B ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे बेटा, B ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे, बिल्कुल। और मुझे ये कितनी बार करना है, मुझे ये T2 कितनी बार एक्सेस करना है, हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू एक्सेस T2 के जो B ब्लॉक्स है वो मुझे कितनी बार एक्सेस करने, हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू एक्सेस दैट B ब्लॉक्स, कितनी बार एक्सेस करने हैं। तो कैन वी से दैट इस टेबल के हर एक रिकॉर्ड के लिए, इस टेबल के हर एक रिकॉर्ड के लिए मुझे T2 को एक्सेस करना है। इस टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड है R1, इस टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड है R1, सो R1 into B blocks I need to access, R1 into B blocks I need to access। भैया इसके लिए एक्सेस करना है ना, इसका एक रो के लिए सारे, दूसरे के लिए सारे, तीसरे के लिए सारे, मतलब इतने ब्लॉक मैंने एक्सेस किए, प्लस, सर प्लस क्यों, तो भाई T1 के में कितने ब्लॉक है, A, तो ये तो एक ही बार हो रहे हैं ना। तो यहां जितने ब्लॉक है ये सारे ब्लॉक एक्सेस होंगे एक ही बार, क्यों, क्योंकि इसकी फर्स्ट रो के लिए सबको एक्सेस कर लिया, सेकंड के लिए एक्सेस कर लिया, थर्ड के लिए एक्सेस कर लिया, तो यहां मल्टीपल एक्सेस लग रहे हैं। और यहां नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, B, A, सो प्लस A। So can we say that would be the total number of block access in case of nested loop join, in case of nested loop join, clear है। Is it clear? तो ये नेस्टेड लूप जॉइन का कॉन्सेप्ट था। अब आता है एक ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन।
ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन। ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन में देखिए, ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन में देखिए, अगेन टेबल T1, table T2 is stored in some blocks. Number of blocks here A and number of blocks here B. Again, number of block access to join दिस टू टेबल, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सेस कितने लगेंगे हमें ये बताना है। तो ब्लॉक नेस्टेड ज्वाइन क्या कहता है पता है? नेस्टेड लूप ज्वाइन में हम लोगों ने क्या किया था कि हर एक आउटर टेबल की हर एक टपल के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, ज्वाइनिंग कर रहे थे, और यहाँ पे जाके हम सारे टपल से ज्वाइन कर रहे थे, सारे ब्लॉक से ज्वाइन कर रहे थे। ब्लॉक नेस्टेड ज्वाइन कहता है कि रादर देन सिंगल चूजिंग अ सिंगल टपल, आप इस पूरे ब्लॉक की टपल्स को एक साथ चूज कर लो, मतलब एक ब्लॉक में जितनी टपल है ना वो एक साथ ले जाओ और उससे इन सारे ब्लॉक्स की टपल्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। सर इससे क्या बेनिफिट हुआ? तो बेटा इससे ये बेनिफिट हुआ कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में नंबर ऑफ रिकॉर्ड अगर 3 थे तो वी नीड टू डू दैट ऑपरेशन 3 टाइम्स। अगर इसमें 10 रिकॉर्ड्स थे तो वी नीड टू डू दैट ऑपरेशन 10 टाइम्स। लेकिन ब्लॉक नेस्टेड में क्या हुआ, इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ज्वाइनिंग परफॉर्म हो रही है, तो हम टोटल एक्सेस कितने हो गए, टोटल एक्सेस कितने हो गए, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में हमने बी ब्लॉक को एक्सेस किया, ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशन हमें करना कितनी बार है, तो इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग एक बार, सेकंड ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग, थर्ड ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग, लास्ट ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग। तो वी कैन से दैट इट इज सिंपली ए इंटू बी प्लस आउटर टेबल के ब्लॉक्स कितनी बार एक्सेस हुए, वो ए ही बार हुए। सो दैट वुड बी योर रिजल्ट, दैट वुड बी योर रिजल्ट। क्लियर है? तो ब्लॉक वाइज करते हैं तो a इंटू बी प्लस ए आता है, ब्लॉक वाइज करते हैं तो a इंटू बी प्लस ए आता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें उसने पूछा था कि कौन सी क्वेरी ऑप्टिमल होगी, तो मैंने बोला था कि एक स्मॉलर टेबल को लार्जर के साथ अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, है ना, वो वाला क्वेश्चन पॉइंट मैंने बताया था ना, तो स्मॉलर टेबल लार्जर टेबल। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन एक बन सकता है कि भाई आउटर टेबल कौन सी लेंगे और इनर टेबल कौन सी लेंगे। तो एक डेटा के साथ मैं आपको इन दोनों पे न्यूमेरिकल किस टाइप से बन सकता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? एक बार रिप्लाई करके बता दो कि बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और नॉट, बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और नॉट, एक बार बता दो। तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। हालांकि एक एग्जाम में आया हुआ था, हमारी वर्कबुक में नहीं है, सो आई विल राइट दैट क्वेश्चन हियर, सो वो हम लोग कर पाएंगे। बताइए, इज इट क्लियर ना? चलिए चलिए ठीक है। सो नाउ वैभव बेटा चलो क्वेश्चन एक हम कर रहे हैं, उस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। अगर आपको अगर नेट ब्रेक हो गया था तो एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, उस एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं क्वेश्चन में बताना चाहता था, ठीक है। सपोज एक डेटाबेस आपको दिया हुआ है, वी हैव अ टेबल T1, ठीक है, टेबल T1 है, इस टेबल में 2000 रिकॉर्ड्स हैं, 2000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, एंड दिस रिकॉर्ड्स स्टोर इन 80 disk block, 80 disk blocks, 80 disk blocks. There's another table T2 that consists of 400 records and store in 20 disk block. सभी लोग साथ में लिख लें कॉपी में, या फिर अगर समझ रहे हैं तो सिर्फ समझ ले, बाकी क्वेश्चन है तो लिख भी लीजिए, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक। इफ nested loop join is used
then what is the minimum number of disk block access. Then what is the minimum number of disk block access to join T1 and T2? What is the minimum number of disk block access to join T1 and T2? What is the minimum number of disk block access to join T1 and T2? ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमसे बेटा पूछा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है. लेट्स सी. अब क्वेश्चन कुछ चीज पे डिपेंड करेगा. क्या क्वेश्चन इस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा कि आउटर, देखो मैं इसके दो रिजल्ट निकाल के बताता हूं, फिर आप बताइएगा कि विच वन इज बेटर, है ना, या फिर व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. फर्स्ट, दो केसेस हो सकते हैं. केस वन, भैया T1 T2 को ज्वाइन करना है, सो T1 आउटर टेबल हो सकती है, और T2 इनर टेबल हो सकती है, या फिर केस टू T1 इनर टेबल हो सकती है और T2 आउटर टेबल हो सकती है. दो तरीके से हो सकता है ना, या तो T1 इनर हो या T2 इनर हो, दोनों में से. चलिए, T1 को अगर हमने आउटर टेबल रखा, देखिएगा कॉन्सेप्ट, T1 को आउटर टेबल रखा, T1 में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने थे और नंबर ऑफ रोज कितनी थी, वो चीज देखनी है हमें. T2 में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने थे, रोज कितनी थी. सो T2 में नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे बेटा 20. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी हर एक रो के लिए मुझे सारे ब्लॉक एक्सेस करने, ठीक है. सो T1 में नंबर ऑफ रोज कितनी है सर, 2000. सो इन 2000 रिकॉर्ड्स के लिए मुझे सारे ब्लॉक एक्सेस करने. यस, सो 2000 रिकॉर्ड और T2 में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 20. सो मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस ये सारे ब्लॉक एक्सेस हुए. ये ब्लॉक्स कितने हैं सर, ये ब्लॉक से 80, तो प्लस 80. सो टोटल डिस्क एक्सेस कितने हो गए बेटा, दैट इज 40,000 प्लस 80. सो दैट मच. नाउ सेकेंड केस में हम देखें, अगर मैं T2 को आउटर टेबल लेता हूं बेटा और T1 को इनर टेबल लेता हूं. सो T2 में नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे आपके 20 और यहां नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे बेटा आपके 80, है ना. देखिए, इसकी फर्स्ट रो के लिए सारे ब्लॉक एक्सेस किए और टोटल T2 में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 400. तो 400 रिकॉर्ड के लिए 80 ब्लॉक की सर्चिंग होगी प्लस 20 ये. सो 32020. तो किसमें कम लगे, सो व्हाट वी कैन से दैट वुड बी योर आंसर 32020. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 32020 ये आंसर हो गया. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आउटर टेबल आपको कौन सी लेनी है, स्मॉलर टेबल शुड बी आउटर टू गेट मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस. सो स्मॉलर टेबल बेटा होनी चाहिए आउटर, ताकि उससे मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस आप लोगों को यहां पे लगे या मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस आप लोगों को करने पड़े. इज इट क्लियर? दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल. चलिए
अब एट द प्लेस ऑफ नेस्टेड लूप जॉइन अगर मैं ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन यूज करता हूं तो कितने लगेंगे? सिंपल नेस्टेड लूप जॉइन की प्लेस पे ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन यूज करता हूं तो कितने लगेंगे? है ना, ये इसको हम बोलते हैं इट इज अ सिंपल जो तरीका है वही हमने यूज किया, सिंपल नेस्टेड लूप जॉइन। ब्लॉक नेस्टेड अगर हम करते हैं तो कितने लगेंगे? ब्लॉक नेस्टेड अगर हम लोग करते हैं तो कितने लगेंगे? ब्लॉक नेस्टेड के केस में कितना होगा रिजल्ट? सो देखिए, टेबल T1 is there with 2000 records stored in 80 blocks. In table T2 400 records stored in 20 blocks. Block nested join. तो बेटा पहला केस क्या हो जाएगा इसमें? T1 आउटर है, T2 इनर है। ब्लॉक नेस्टेड है ना, तो ब्लॉक वाइज आते हैं, इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग सारे ब्लॉक एक्सेस करने। तो T2 में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 20, और यहां पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 80। सो इट इज सिंपली 80 इंटू 20 प्लस 80, है ना। इसके ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग ये सारे एक्सेस करने हैं, और ये कितनी बार करने हैं? सिर्फ एक ही बार करने हैं। वन 1680। और केस 2 में देख लेते हैं, अगर मैं T2 को आउटर लेता हूं और T1 को इनर लेता हूं, देन व्हाट विल हैपन? T2 इज आउटर, सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से, इसके करस्पॉन्डिंग हमें कंप्लीट सर्च करना है। सो यहां पे है 20, ठीक है, यहां है 80। सो इट इज 20 इंटू 80 प्लस 20, सो इट बिकम 1620। सो दैट वुड बी मिनिमम। सो अगेन यहां पे भी हम लोग क्या कहेंगे कि आउटर टेबल अगर स्मॉलर है तो मिनिमम डिस्क एक्सेस लगेंगे। आउटर टेबल अगर स्मॉलर टेबल है तो मिनिमम डिस्क एक्सेस लगेंगे। आउटर टेबल स्मॉलर है तो मिनिमम डिस्क एक्सेस लगेंगे। चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है भाई सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जा सकता है कि भाई आउटर टेबल किसको रखना चाहिए, इनर टेबल किसको रखना चाहिए। तो आउटर टेबल स्मॉलर है और अगर इनर टेबल लार्जर है तो नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस कम लगेंगे। आउटर टेबल लार्जर है, इनर टेबल स्मॉलर है तो नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस ज्यादा लगेंगे। कितने लगेंगे? तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ सी हियर रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है, रिलेशनल कैलकुलस। तो भैया जिनको भी रिलेशनल कैलकुलस पढ़ना था ना, जो बच्चे हैं, तो एक बार रिप्लाई कर दो भाई ग्रुप में, है ना, वो टेलीग्राम पे बता दो बच्चों को कि रिलेशनल कैलकुलस स्टार्ट हो गया है। सो इफ एनी अदर स्टूडेंट्स वांट टू ज्वाइन सो दे कैन कम।
चलिए रिलेशनल कैलकुलस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आज के सेशन में रिलेशन कैलकुलस हम लोग का हो जाएगा। कल ER डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे, कल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे। ब्रेक मिलेगा ना वैभव, ब्रेक मिलेगा, 8 बजे है ब्रेक, तो कर ले 10-15 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे, फिर 8:30 से 10:30 तक सेशन ले लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं, फिर डिटेल डिस्कशन ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन ब्रेक के बाद कर लेंगे। तो थोड़ा सा एक वो बोलते हैं ना, क्या बना लेते हैं, रिलेशनल कैलकुलस से रिलेटेड चीजें कि भाई होता क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि पॉइंट्स वही हैं, चीजें वही हैं, पढ़ना वही है, बट जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। मृत्युंजय बेटा, अब इस पॉइंट पे फिर सभी के डिफरेंट थॉट्स आएंगे। यस, माहौल बना लेते हैं, माइंड मैप कर लेते हैं, बिल्कुल। तो अब ब्रेक नहीं दिया तो फिर यार वापस कुछ बच्चे तो अभी ब्रेक मांगने लग गए ना, फिर वापस वो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसा हमने प्लान किया है वैसे ही रख लेते हैं। 8 तक जो हमने एक सेशन था, फिर 8:30 पे अगला सेशन चालू करना था, वैसा ही रख लेते हैं। ठीक है, आज है और कल है, बस खत्म ही होने वाला है, तो अभी उससे कुछ ऐसा बहुत प्लस माइनस नहीं होगा। ये आलोक बेटा, SQL रिलेशनल अलजेब्रा मैंने बोल दिया है ना, PDF बन के तैयार है, मैंने बोल दिया है, वो आपके उस पर अपडेट हो जाएगा, या तो अभी हो गया होगा या फिर हो जाएगा, आज में भी हो सकता है या कल मॉर्निंग में हो जाएगा। मेरी तरफ से डन हो चुका है वो। ठीक है, तो हो जाएगी बेटा PDF अपडेट। नाउ सी हियर रिलेशनल कैलकुलस। चलो अब बात करते हैं रिलेशनल कैलकुलस की। सर इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सर SQL, बिल्कुल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमने सबसे पहले पढ़ा था सर। फिर हमने पढ़ा रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा, यस रिलेशनल अलजेब्रा हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, SQL क्या है? सो इट इज सिंपली अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। SQL इज व्हाट? इट इज सिंपली अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर क्वेरीज, your what we can say, your questions or whatever you want to retrieve from your database or whatever you want to store in the database. For that you need a programming, so that would be the one of the programming language. तो SQL is a programming language जिसका यूज करके हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा इज सिंपली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ SQL। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिनको सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन कैलकुलस इज अ डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज जनरली से कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल मॉडल। इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल टू रिप्रेजेंट आवर क्वेरीज। ठीक है, चाहे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की क्वेरी को रिप्रेजेंट करना हो, चाहे रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरीज को रिप्रेजेंट करना है, हम सारी ही क्वेरीज को रिलेशनल कैलकुलस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल होता है। जनरली क्यों यूज किया जाता है, तो इफ कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है ना, जनरली हम लोग कहेंगे SQL किसको आएगा, जो टेक्निकल है, जो कंप्यूटर साइंस का बंदा है। रिलेशनल अलजेब्रा किसको पता चलेगा भैया, जो टेक्निकल है, जो कंप्यूटर साइंस का है। बट रिलेशनल कैलकुलस क्या है, जिसको मैथमेटिक्स आता है, जिसको प्रेडिकेट कैलकुलस आता है, वो सब रिलेशनल कैलकुलस में क्वेरीज को लिख सकते हैं। दे ऑल आर केपेबल टू राइट ए क्वेरी इन अ रिलेशनल कैलकुलस। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, कि ये क्या होती है, आपकी डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज होती है। अनदर थिंग इज दैट जो इंपॉर्टेंट है कि ये बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ, देखिए एक पॉइंट पढ़िए यहाँ पे, रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है दैट टेल्स द सिस्टम व्हाट डेटा टू बी रिट्रीव्ड बट डज नॉट टेल हाउ टू रिट्रीव इट। मतलब ये बताता है कि किस टाइप का डेटा हम रिट्रीव करना चाहते हैं, बट कैसे रिट्रीव करना है वो नहीं बताता। हाउ टू रिट्रीव ये नहीं बताता, हाउ टू रिट्रीव ये SQL है ना भैया। कैसे रिट्रीव करना है तो क्वेरी लिख देता ना, कि ऐसे लिख दो रिट्रीव हो जाएगा। मैंने एक पॉइंट बोला आपको कि मुझे डेटाबेस में से क्या करना है, उन बच्चों के रिकॉर्ड्स चाहिए जिनके मार्क्स 98 है। तो ये मैंने आपको बताया कि व्हाट आई वांट टू रिट्रीव, ये मैंने आपको बताया।
बट ये नहीं बताया हाउ टू रिट्रीव, है ना। तो मैं ये बोलता हूँ अरे यार डेटाबेस है ना अपना डेटाबेस, बोले हाँ सर है ना डेटाबेस, उस डेटाबेस में से उन बच्चों के रिकॉर्ड लेके आ जाओ जिनके मार्क्स 98 से ज्यादा है। अब आपको समझ में आ गया कि क्या मैं चाहता हूं, लेकिन आप क्या बोलेंगे सर बताओ तो कि निकाले कैसे, बताओ तो कि निकाले कैसे। तो एसक्यूएल क्या करता है, हमें क्वेरी ही दे देता है कि भाई ऐसे लिख दे निकल जाएगा सब कुछ। ये हमें वो क्वेरी नहीं देता, ये हमें सिर्फ क्या कहता है कि जैसे मैंने बोला उसी चीज को ये मैथमेटिकली लिख के दे देता है, बट वो मैथमेटिकल ये नहीं बताता कि प्रैक्टिकली कैसे डेटा बाहर आएगा, है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच अलग बात है, मैथमेटिकल अप्रोच अलग बात है। तो ये चीज है। रिलेशनल कैलकुलस में आपके पास दो चीजें आती है, एक आता है टीआरसी टपल रिलेशन कैलकुलस, और एक आता है डीआरसी डोमेन रिलेशन कैलकुलस। TRC is there, DRC is there, tuple relation calculus is there, domain relation calculus is there. What will be the query that you can write in SQL, you can write in relational algebra, है ना भाई। जो भी SQL में लिखते हो relational algebra में लिख सकते हो। Vice versa is also true, मतलब जो relational algebra है वो relational SQL में भी आता है। अब इन दोनों में जो भी queries आप लिखते हैं, इन दोनों में जो भी queries आप लिखते हैं, उन queries को आप relation calculus में represent कर सकते हैं, ठीक है। बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब रिलेशनल कैलकुलस में अगर कोई क्वेरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंप्लीमेंटेशन होगा ही, उसका इंप्लीमेंटेशन हो भी सकता है, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं भी हो सकता है। अरे यार ये तो मैंने आपसे बोला ना, मैंने बोला यार डेटाबेस में से ये कंटेंट निकाल के दो, तो हो सकता है कि मेरी कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आ गई जो रिक्वेस्ट फुलफिल होना संभव ही नहीं है ना। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, मेरे क्या है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तो वो हर बार वो रिक्वेस्ट मेरी फुलफिल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो जो भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकता है वो तो हम कह सकते हैं, बट जो भी हम कहते हैं वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो व्हाट वी कैन से, whatever we are writing in SQL we can write that in relational algebra, vice versa is also true. Whatever we are writing in SQL and relational algebra we can implement that, we can write that in relational calculus, but vice versa is not true, but उसका vice versa true नहीं है। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस को भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। आप या तो टपल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो टपल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप उसको डोमेन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो आइदर यू कैन रिप्रेजेंट थ्रू दी टपल, आइदर यू कैन रिप्रेजेंट दैट थ्रू दी टपल, और यू कैन रिप्रेजेंट दैट थ्रू दी डोमेन। तो ये यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग क्या कहेंगे, ओवरऑल हम लोग क्या कहेंगे कि रिलेशन कैलकुलस में दो चीजें हैं। तो अब हमारे पास आ गया बेटा, एक तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल इज देयर। सेकंड इज व्हाट, रिलेशनल अलजेब्रा इज देयर, ठीक है। टपल रिलेशन कैलकुलस टीआरसी इज देयर, domain relation calculus DRC is there. Now whatever we can write in SQL we can also write in relational algebra. तो we can say that कि they both are equal in a power. जो भी SQL में लिख सकते हो ना वो relational algebra में लिख सकते हो, ये दोनों पावर में इक्वल है। Whatever that we can write in TRC we can also write in DRC and vice versa is also true. मतलब कि इन दोनों की पावर भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। But what we can say TRC DRC is more powerful than, ये जो दोनों है ना इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है। सो दैट वुड बी द रिलेशन, है ना। इस रिलेशन पे भी बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, इस रिलेशन पे भी बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन इतनी सी बात पे पूछ लिया जाता है। देखेंगे हम कि ऐसा क्या है जो यहां लिख पाते हैं जिनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, है ना, देखेंगे। तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा equal in a power, TRC DRC is equal in a power, but TRC DRC is more powerful than SQL and relational algebra. Now see here one more point. टीआरसी जो आपकी क्वेरीज होती है ना, क्वेरीज होती है, दो टाइप की क्वेरी होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेरी। फर्स्ट इज अ सेफ क्वेरी,
फर्स्ट इज सेफ क्वेरी. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ क्वेरी? वो क्वेरीज जिनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है वो सेफ क्वेरी. मतलब सर जो एसक्यूएल में लिखते हैं वो सब सेफ है, बिल्कुल 100%. सो वॉट एवर वी आर राइटिंग इन एसक्यूएल या व्हाट विल बी द क्वेरी हुज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज पॉसिबल, वो सारी की सारी क्वेरीज आपकी सेफ क्वेरी होती है. ठीक है. सो व्हाट वी कैन से, अगर हम सेफ क्वेरी की बात करते हैं तो सेफ क्वेरी सर एसक्यूएल में लिख सकते हैं. बिल्कुल, एसक्यूएल में जो लिखी जाती है वही तो सेफ है. सर जो भी एसक्यूएल में लिखी वो रिलेशनल अलजेब्रा में लिख सकते हैं 100%. जो सेफ क्वेरीज रिलेशनल अलजेब्रा में लिखी है वो टीआरसी में लिख सकते हैं. यस. जो टीआरसी में लिखी है वो डीआरसी में भी लिख सकते हैं. यस. सो व्हाट वी कैन से फॉर द सेफ क्वेरी ऑल आर इक्वल इन अ पावर. सेफ क्वेरी के लिए मतलब जिनका प्रैक्टिकल, जो क्वेरीज जिनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है वो तो आप सभी में लिख सकते हो, सभी में लिख सकते हो. ठीक है. अब बात आती है अनसेफ क्वेरी की. अनसेफ क्वेरी. सो वी कैन राइट अनसेफ क्वेरीज. अनसेफ क्वेरी कौन सी? जिनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब जिनका एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा नहीं लिख सकते बट टीआरसी डीआरसी लिख सकते हैं. सो अनसेफ क्वेरी के लिए टीआरसी डीआरसी का इक्विवेलेंट होता है बट अनसेफ क्वेरी कांट इंप्लीमेंट इन एसक्यूएल. भैया एसक्यूएल में इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते और एसक्यूएल में इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते तो रिलेशनल अलजेब्रा में भी हम उसे नहीं लिख सकते. ठीक है. तो ये बेसिक्स है जो आपको याद होने चाहिए. अब अनसेफ क्वेरी किस तरीके से लिखी जाती है टीआरसी डीआरसी में वो हम लोग डिस्कस करेंगे. यहां तो लिख ही नहीं सकते तो बात ही खत्म हो गई. सेफ क्वेरीज के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया एसक्यूएल में लिख रहे हैं, आरए में लिख रहे हैं तो टीआरसी डीआरसी में कैसे लिखते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये सारे पॉइंट्स पैरामीटर्स पे हम लोगों को डिस्कशन करना है एंड विल डू दैट थिंग आफ्टर द ब्रेक. तो ब्रेक के बाद हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है. तो टीआरसी डीआरसी टपल रिलेशन कैलकुलस, डोमेन रिलेशन कैलकुलस का, और ये जितना मैंने अभी बताया ना इतने ही पॉइंट पे मतलब बहुत बार गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 मार्क्स के ऊपर. ठीक है. तो इतने ही पॉइंट पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है. आगे डिटेल्ड में जाएंगे टीआरसी डीआरसी के लिए. सो ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर.